है कि ऐसे कैदी की जो अपना 999 आईक्यू का दिमाग लगाकर दुनिया की किसी भी जेल से भाग सकता है। लेकिन एक बार ये आदमी एक ऐसी जेल में चला गया जो किसी भी आम जेल से कहीं अलग है। इस जेल की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि यहाँ के कैदियों ने आज तक खुला आसमान नहीं देखा। अब हमारा हीरो इस जेल से भाग पाएगा या नहीं, ये बात तो हमें कहानी सुनकर ही पता लगेगी। यह कहानी शुरू होती है कोलोराडो की एक जेल से, और इस जेल में हम रे नाम के एक कैदी को देखते हैं। यहाँ साथी कैदी राय को खबर देता है कि जैक्स नाम का एक दूसरा कैदी उस पर अटैक करने वाला है। अगले दिन जब राय जेल की बैकयार्ड में था तो जैक्स ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि इस लड़ाई में राय जैक्स पर भारी पड़ा और उसने उसे कुत्तों की तरह मारा, लेकिन इस मारपीट के चलते जेल के गार्ड्स ने वी को पकड़ लिया और उसे जेल के एक सीक्रेट चेंबर में बंद कर दिया। ये जेल का वह पार्ट था जहाँ सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था, और जेल के गार्ड्स 24 घंटे इन कैदियों की निगरानी करते थे। अब रे को जिस कमरे में रखा गया था वह कमरा पूरी तरह से पैक था और कमरे का दरवाजा भी पासवर्ड से खुलता था। अंदर आकर रेस जेल से भागने की तरकीब लगाने लगा। इस दौरान उसे ये बात पता लगी कि इस कमरे के ठीक नीचे ही जेल का गैराज है और इस गैराज में आग बुझाने वाली एक गाड़ी खड़ी है। रेयर अगले कई दिनों तक इसी कमरे में बंद रहा और इस दौरान उसने गार्ड्स की डेली रूटीन को काफ़ी बारीकी से ऑब्जर्व किया। उसने ये नोटिस किया कि गार्ड्स धुआं उड़ाने के लिए जेल के छत पर जाते हैं और उन्हें वापस आने में पूरे 7 मिनट लगते हैं। रेयर ने फैसला किया कि वो इन 7 मिनटों में ही इस जेल से फरार हो जाएगा। अब उसका अगला काम था इस कमरे के गेट पर लगे पासवर्ड को जानना। इसके लिए उसने खाने के साथ मिलने वाले दूध के पैकेट का इस्तेमाल किया। उसने पैकेट से प्लास्टिक की एक परत निकाली और उसे पासवर्ड वाले कीपैड पर चिपका दिया। जल्द ही उसे पासवर्ड के नंबर्स मिल गए और इन नंबर्स को सही ऑर्डर में अरेंज करना रे के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। एक दिन जब गार्ड्स धुआं उड़ाने के लिए छत पर गए तो रे अपने कमरे से बाहर आया और बाहर बैठी अपनी टीम तक अपना मैसेज पहुंचा दिया। रे ने अपनी टीम से कहा कि कल शाम 4 बजे वह जेल के पास आए और सभी गार्ड्स का ध्यान भटकाए। प्लान के मुताबिक रे की टीम जेल के पास पहुंची और जैसे ही घड़ी में 4 बजे उन्होंने एक जोरदार धमाका कर दिया। अब इस धमाके के चलते सभी का ध्यान बट गया और सभी इधर उधर भागने लगे। इस मौके का फायदा उठाकर रे अपने कमरे से बाहर आया और एसी वेंट्स के जरिए जेल की गैराज तक पहुंच गया। इसके बाद जेल के फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए बाहर आई और रे भी उनकी गाड़ी के नीचे लगकर जेल से बाहर आ गया। जेल के बाहर उसके साथियों से लेने आए जिनका नाम था हर्ष और अबाइजिन। हालांकि रे इस जेल से ज्यादा दूर नहीं भागा और पुलिस ने उसे दोबारा पकड़ लिया, लेकिन तभी वहां लेस्टर नाम का एक आदमी आ गया और पुलिस से कहा कि वो रे को छोड़ दे। इसके बाद रे और लेस्टर दोबारा से उसी जेल में जाते हैं और इस जेल के हेड से मिलते हैं और अब ये खुलासा होता है कि रे कोई अपराधी नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन है। अरे एक सिक्योरिटी की कंपनी का मालिक है और उसका काम है जेल की सिक्योरिटी की जांच करना। वह कैदी बनकर जेल में दाखिल होता है और उस जेल से भागने की कोशिश करता है। जेल से भागकर उस सिक्योरिटी की कमियों का अंदाजा लगाता है और फिर उन कमियों को दूर कर देता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो रे एक ऐसा आदमी है जो जेल्स को और सिक्योर बनाने का काम करता है और ऐसी कोई जेल नहीं है जहां से रे ना भाग पाए। अगले दिन जब रे अपने ऑफिस गया तो उसके बिजनेस पार्टनर ऑफ लेफ्टर ने उसे एक लेडी से मिलाया। इस लेडी का नाम जेसिका था और ये लेडी CIA के लिए काम करती थी। जेसिका चाहती थी कि रे एक टॉप सिगरेट जेल की सिक्योरिटी को चेक करे, लेकिन शर्त यह है कि उसके साथियों को इस जेल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। हालांकि रे को ये बातें कुछ ठीक नहीं लगी, पर लेस्टर के मनाने पर वह ये काम करने के लिए राजी हो गया। इसके बाद रे को एंथनी नाम के एक स्पेनिश आतंकवादी की पहचान दी गई। यहाँ उसकी टीम ने उसके बॉडी में एक GPS ट्रैकर डाला और उसे एक इमरजेंसी कोड बताया ताकि अगर वह उस जेल से ना भाग पाए तो जेल के हेड को यह कोड बताकर वह वहां से निकल सके। अब रे का काम शुरू हो गया और जल्द ही कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। उन्होंने उसे बेहोश कर दिया और उसकी बॉडी से वह ट्रैकर भी निकाल लिया ताकि उसकी टीम को जेल की लोकेशन का पता ना लग पाए। कई घंटों बाद जब रे की आंख खुली तो उसने खुद को एक शीशे के चेंबर में कैद पाया। उसके आसपास और भी कई कैदी थे जो इसी चेंबर में कैद थे। इस जेल के हेड से हुई और उसने अपना नाम हॉप्स बताया। अब ये नाम सुनकर रे को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसे बताया गया था कि इस जेल के हेड का नाम मार्श होगा। अब रे को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए उसने अपना इमरजेंसी कोड बोला, लेकिन जेल के हेड ने इस कोड को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे आप सभी लाइक और सब्सक्राइब वाले बटन को कर देते हो। खैर उधर रेन के साथ ही उसके लोकेशन को पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, पर इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि जेल के लोगों ने रेनी बॉडी से वह ट्रैकर निकाल दिया था। इधर जेल में रे नोटिस करता है कि यहाँ के सभी गार्ड्स ने एक ही तरह के कपड़े और सेम मास्क पहना हुआ है और उनका जब मन करता है वो किसी भी कैदी की धुनाई कर देते हैं। इसी दौरान उसकी मुलाकात एमएल नाम के कैदी से होती है और एमएल रे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। बातों बातों में एमएल रे को बताता है उसने कोई गुनाह नहीं किया है और उसे इस जेल में इसलिए रखा गया है क्योंकि कुछ लोग उससे उसके बॉस का पता निकलवाना चाहते हैं। अमील के बॉस का नाम था मैनहाइन, जो कि एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर था और दुनिया भर की पुलिस मैनहाइन की खोज में लगी हुई थी। अब चूंकि एमएल उसका राइट हैंड था, इसलिए इन लोगों ने उसे पकड़ लिया। यहाँ रे को एहसास हुआ कि यह जगह असल में कोई जेल है ही नहीं,
ये तो एक टॉर्चर सेंटर है जहां अमीर और पावरफुल लोग अपने दुश्मनों को टॉर्चर करने के लिए भेज देते हैं। अब रे इस जेल के बारे में और जानना चाहता था, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। उसने एमएल के साथ लड़ने का झूठा नाटक किया और गार्ड्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन दोनों को लड़का देख गार्ड्स ने इन्हें अलग किया और इन्हें छोटे से चेंबर में बंद कर दिया। इस चेंबर में तेज रोशनी वाली बल्ब्स लगी थी जिनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि कोई भी इंसान इसे सहन नहीं कर पाता। इन चेंबर्स में कैमरास भी लगे थे जिनकी मदद से जेल का वार्डन इन्हें तड़पते हुए देख रहा था। ये दोनों कई घंटों तक इसी कमरे में बंद रहे और जब इनकी सज़ा खत्म हुई तो एक डॉक्टर इनसे मिलने आया। जब डॉक्टर ने रे की हालत देखी तो उसे उस पर बहुत तरस आया, लेकिन जब रे ने उससे जेल की लोकेशन के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने उसे कुछ नहीं बताया। जब रे इस कमरे से बाहर आया तो उसने एमएल को बताया उस कमरे का फर्श एल्यूमिनियम नहीं बल्कि स्टील का बना है और फर्श के चारों कोन ऊपर नट बोल्ट्स लगे हैं। यहाँ रे ने कोई मेटल का टुकड़ा लाने को कहा ताकि वो नट बोल्ट्स को खोल सके। थोड़ी देर बाद जेल के वार्डन ने एमएल को अपने पास बुलाया और उससे उसके बॉस मैनहैंड के बारे में पूछने लगा, लेकिन हर बार की तरह एमएल ने उसे कुछ नहीं बताया और अपना मुंह बंद रखा। गुस्से में आकर उसने एमएल को खूब मारा और उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया, लेकिन इस दौरान एमएल एक मेटल का टुकड़ा चुराने में कामयाब हो गया। जब वो बाहर आया तो उसने रे से उसका प्लान पूछा। यहाँ रे ने एमएल को बताया कि इस जेल के बराबर को देखकर ऐसा लगता है मानो ये जेल जमीन के नीचे बनी है। रे का प्लान था कि वो नट बोल्ट को खोल सरफेस तक पहुंचने की कोशिश करेगा और अगर उसे कोई रास्ता मिल गया तो ये दोनों यहाँ से फरार हो जाएंगे। एमएल को भी रे की बातों में दम लगा और उसने उसे वो मेटल का टुकड़ा दे दिया। अब इन्हें उस टॉर्चर रूम में वापस जाना था, इसलिए इन दोनों ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। इनका ये प्लान काम कर गया और इन्हें उस चेंबर में डाल दिया गया। यहाँ रे कैमरे से छुपकर फर्श के नट बोल्ट्स को खोलने लगा। अब काम पूरा होते ही उसने एमएल को सिग्नल दे दिया और एमएल जोर जोर से चिल्लाकर गार्ड्स का ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। इस मौके का फायदा उठाकर रेन ने अपने कैमरा को ब्लॉक कर दिया और फर्श को खोलकर नीचे कूद गया। इसके बाद वो पाइप्स के सहारे ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन इस दौरान उसे एक पाइप टूट गई और चारों तरफ पानी भरने लगा। लेकिन रेत जैसे तैसे करके ऊपर सरफेस तक पहुंच गया और ऊपर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि यह जेल किसी ज़मीन पर नहीं बल्कि पानी की एक बड़ी सी जहाज़ पर बनी है। इधर पाइप के टूटने से सभी गार्ड्स अलर्ट हो गए और ये देखकर रेबीज फटाफट से अपने चेंबर में वापस आ गया। उधर जेल के बाहर एबजिल और हैश रेस्टोरेंट के पास गए और उसे रेखा लापता होने की खबर दी। उन्होंने बताया कि रेखा खोया तो पता नहीं है और उसे इस काम के लिए जो चेक मिला था वह भी बाउंस हो चुका है और वह लेडी भी कहीं गायब है जिसने उन्हें यह काम सौंपा था। हैवी गिल और हर्ष को यकीन था कि रे किसी मुसीबत में है, लेकिन लेस्टर ने यह कहकर इस बात को टाल दिया कि रे अपने काम में माहिर है और दुनिया की कोई भी जेल उसे कैद नहीं कर सकती। लेकिन एविजिल और हर्ष के जाते ही वो जेल के वार्डन को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो रे को सारे उम्र उसी जेल में रखे। और अब यह खुलासा होता है कि लेस्टर ने जानबूझकर रे को उस जेल में कैद करवाया था ताकि वो इस कंपनी का अकेला मालिक बन सके। हालांकि एब गेंद और हर्ष ने हार नहीं मानी और रेल की तलाश करते रहे। इस दौरान हर्ष को टूल नाम के एक इलीगल जेल के बारे में खबर लगी जहां पैसे वाले लोग अपने दुश्मनों को टॉर्चर करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन ये जेल कहाँ है, ये बात किसी को नहीं मालूम। इधर जेल में रे और एमएल को ये बात पता लगानी थी कि उनका ये शिप दुनिया के कौन से हिस्से में है ताकि वह अपनी टीम को मदद के लिए बुला सके। अगले दिन रेल के डॉक्टर से मिला और उससे जेल की लोकेशन के बारे में पूछने लगा, लेकिन इस बार भी डॉक्टर ने उसकी कोई हेल्प नहीं करी। जाते जाते रे ने एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा चुरा लिया ताकि वो उससे एक सीक्वेंट नाम का डिवाइस बना सके। सीक्वेंट एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करके शिप पर मौजूद लोग अपनी लोकेशन का पता लगाते हैं। इस डिवाइस को यूज़ करने के लिए इस शिप के सरफेस तक पहुंचना होगा और इस काम के लिए इन्होंने जावेद नाम की एक मुस्लिम कैदी से मदद मांगी। थोड़ी देर बाद जावेद जेल के वार्डन से मिला और उसका जासूस बनने का झूठा ऑफर दिया और इसके बदले में उसने खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़ने की इजाज़त मांगी। अब वार्डन जावेद के असली राजदूतों से अनजान था, इसलिए उसने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। उस रात जावेद शिप के ऊपर गया और उस डिवाइस की मदद से शिप के लोकेशन को पता किया। अब थोड़ी कैलकुलेशन के बाद इन्हें ये बात पता लगी कि ये शिप मोरक्को के पास अटलांटिक ओशन में है। यहाँ एमएल सभी को बताता है कि उसका एक बहुत ही पुराना दोस्त मोर आंखों में रहता है और अगर वो उस तक अपना मैसेज पहुंचा दे तो वो इन्हें बचाने जरूर आएगा। अब रेप को भी ये आइडिया पसंद आया और वो एक बार फिर डॉक्टर से मिलने चला गया। इस बार डॉक्टर भी इनकी मदद के लिए तैयार हो गया और एमएल के दोस्त को ईमेल करके जेल की लोकेशन और भागने का टाइम बता दिया। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब ये सभी इस जेल से आज़ाद होने वाले थे। इधर जावेद वार्डन के पास पहुंचा और उसे झूठी खबर दी कि आज जेल की कैंटीन में बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। ये सुनते ही वार्डन ने सभी गार्ड्स को जेल की कैंटीन में भेज दिया और जो सीढ़ियां शिप के ऊपर तक जाती थी वहां केवल 2 गार्ड्स रह गए। इधर रेन में मौका पाते ही कैंटीन में लड़ाई शुरू कर दी और देखते ही देखते सभी कैदी आपस में लड़ने लगे। इस भगदड़ का फायदा उठाकर रे, एमएल और जावेद कैंटीन से बाहर आ गए। वो सीढ़ियों तक पहुंचे और गार्ड्स को मारकर उनसे उनकी बंदूकें ले ली। इसके बाद इन्होंने सीढ़ियां पकड़ी और तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन बदकिस्मती से वार्डन ने इन्हें देख लिया और पूरे शिप पर लॉकडाउन लगा दिया।
इस लॉकडाउन के चलते शिप के सभी दरवाजे लॉक हो गए और ये तीनों सरफेस तक नहीं पहुंच पाए। अब इनके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए इन्हें दोबारा से नीचे आना पड़ा। इस दौरान एमएल के लोग भी शिप तक पहुंच गए, लेकिन इन तीनों का खोया था पता नहीं था। तभी शिप के गार्ड्स ने इन्हें भागते हुए देख लिया और शिप के अंदर जोरदार फायरिंग शुरू हो गई। इस गोलीबारी में एक गोली जमीन को भी लग गई और वह बुरी तरह से घायल हो गया। अब बिगड़ते हालात को देखते हुए रे ने फिर से अपना दिमाग लगाया। उसने एक प्लान बनाया कि वह शिप के कंट्रोल रूम तक जाएगा और पूरे शिप की बिजली काट देगा। ऐसा करने से सभी दरवाजे दोबारा से खुल जाएंगे और ये सभी ऊपर तक पहुंच पाएंगे। उसने एमएल को जावेद का ध्यान रखने को कहा और खुद कंट्रोल रूम की तरफ चला गया। अब जावेद की हालत भी बिगड़ती जा रही थी और वो ये जान चुका था कि अब उसकी जान नहीं बच पाएगी, इसलिए उसने एमएल को भी आगे जाने को बोल दिया। अब एमएल ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर फिर भी उसे जावेद को छोड़कर जाना पड़ा। इधर रेलवे कंट्रोल रूम तक पहुंच गया और शिव की बिजली काट दी। इसे सवेरे दोबारा से खुल गए और एमएल सरफेस तक पहुंच गया। जल्द ही गार्ड्स भी ऊपर पहुंच गए और एमएल पर जोरदार फायरिंग करने लगे। यहाँ एमएल भी डेटा रहा और एक एक गार्ड को चुन चुन कर मारा। इधर जावेद ने भी गार्ड्स का जमकर मुकाबला किया, लेकिन बदकिस्मती से उसकी जान नहीं बच पाई। जावेद के बाद अब गार्ड्स हरे की तलाश करने लगे और इनसे बचने के लिए रे ने खुद को एक पानी के टैंकर में छुपा लिया। लेकिन तभी शिप की बिजली वापस आ गई और उस टैंकर में पानी भरने लगा। इधर वार्डन को भी ये बात पता लग गई कि रे पानी के टैंकर में छुपाए, लेकिन अभी वह कुछ कर पाता उससे पहले ने खुद को शिप से बाहर धकेल दिया। ऊपर सरफेस पर भी गार्ड्स की संख्या काफ़ी बढ़ गई, इसलिए एमएल को भी वहाँ से निकलना पड़ा। उसने रे के लिए एक सीडी फेंकी और रे भी इस सीडी पर लटक गया। इसके बाद इन्होंने शिप पर जोरदार फायरिंग करी और उस पर रखे तेल के डब्बों को ब्लास्ट कर दिया। इस धमाके में सभी गार्ड्स मारे गए और ये दोनों यहाँ से निकल गए। थोड़ी देर बाद ये दोनों समुद्र के किनारे पहुंचे और फिर एक बड़ी सी गाड़ी इन्हें लेने आई और इस गाड़ी से कोई और नहीं बल्कि जेसिका उतरी। अब जब रे ने जेसिका को देखा तो वह पूरी तरह से हैरान हो गया। ये वही लड़की थी जिसने वे को इस जेल की सिक्योरिटी को चेक करने भेजा था। यहाँ खुलासा होता है कि जेसिका असल में एमएल की बेटी है और उसने वे को जेल में भेजा था ताकि वह अपने पिता को वहाँ से निकाल सके। लेकिन इससे भी बड़ा ट्विस्ट ये था कि मिल ही महिलाएं हैं। सभी लोग उसे महिलाएं का राइट हैंड समझते रहे, जबकि वह खुद महिलाएं निकला। उसने अपनी पहचान छुपा कर रखी थी ताकि वह अपने दुश्मनों से बचा रहे। यहाँ जेसिका ने रे को लेस्टर की सारी सच्चाई बता दी कि कैसे वह कंपनी का अकेला मालिक बनना चाहता था। थोड़े दिनों बाद रे अपने साथियों से मिला और उन्हें भी लेसेट की सारी सच्चाई बता दी। इधर जब लेस्ट को ये बात पता लगी कि रे उस जेल से भाग चुका है, तो उसने भी देश छोड़कर भागने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह अपनी कार में बैठा, हंस ने उसे बेहोश कर दिया। जब लेस्टर की आंख खुली तो अभी भी अपनी गाड़ी में था, लेकिन उसकी गाड़ी एक बड़े से कंटेनर के अंदर थी और ये कंटेनर हजारों कंटेनर्स के बीच बड़े से जहाज पर था और ये जहाज कहाँ जा रहा है ये बात किसी को नहीं मालूम। और इसी सस्पेंस के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, पर तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चलेंगे। ये कहानी